हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 5 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर बनाए। सरफेस टेंशन पे ज्यादा वेटेज है इस बार में, तो ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, कुछ रिलेटेड टर्म्स है जैसे कि एडीसी, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसका बहुत बड़ा काम है बच्चों, ठीक है ना। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर क्या होते हैं फोर्स की, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या, सरफेस फिल्म क्या है, पूरा डिस्कशन क्या है, साथ में सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 2 लेक्चर में लेना पड़ रहा है भैया, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट में आप लोगों को कुछ शेप के बारे में, जैसे कि हमने अलग अलग शेप के लिए पढ़ा था, तो शेप के बारे में हम लोगों ने मिनस्कस ऑफ शेप पढ़ा था। उसमें हम लोग अभी बी पॉइंट देख रहे हैं। पहले ए था शेप ऑफ मिनस्कस, अभी है शेप ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड सरफेस पे, मतलब सॉलिड सरफेस है, जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, इसके ऊपर हम लोगों ने लिक्विड का कोई ड्रॉप रखने से हम लोग स्टडी करने वाले। ऑलरेडी हम लोगों को एक्यूट एंगल क्या होता है, एब्टूस एंगल क्या होता है, सभी चीज देखी है ना, जीरो एंगल कब होता है। लेकिन आज क्या देखना है हम लोगों को बच्चों, पहले क्या था कि लिक्विड था ऐसे और एक तरफ से सॉलिड, मतलब ग्लास में पानी डालना, देखो ग्लास से सॉलिड हो गया, पानी लिक्विड, तो उसके बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था वो निकाला था, याद है ना आप लोगों को। आज हम लोग ने क्या, पूरा सॉलिड रखेंगे नीचे पूरा, उसके ऊपर हम लोग कोई बूंदे मतलब ड्रॉप डालेंगे, स्पेरिकल ड्रॉप डालेंगे, है ना। उसकी आज हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाता है, किसके साथ, उस सॉलिड के साथ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। मैं सिंपल आपके बुक्स में जो डायग्राम है वही डायग्राम दूंगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ये नीचे सॉलिड है, ध्यान देना है, नीचे सॉलिड है, ठीक है भैया। ये नीचे पूरा की पूरा नहीं, ये वाटर जैसे होगी चीज, ये सॉलिड है ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा आप लोगों को पूरा की पूरा ये सॉलिड है। अब ये सॉलिड निकालना मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए नाम लिख रहा हूं, सॉलिड है पूरा, ओके। और बाद में क्या किया बच्चों, मैंने एक पानी की बूंद डाली या कोई भी नॉर्मल जनरल लिक्विड ऐसा सरफेस बना था बच्चों, जनरल। फिर वो आप बोलेंगे सर एक्यूट एंगल, एब्टूस एंगल, हमका वो सभी जो चीजें है ना, वो पर्टिकुलर केस के लिए होगा, प्योर वाटर के लिए केस, इम्प्योर वाटर के लिए केस, इसके बाद में मर्क्यूरी के लिए, मतलब अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग एंगल बनता है, वो बात छोड़ दो, ठीक है। ये जनरल लिक्विड है, ऐसे एक जनरल लिक्विड का हमने एक बना दिया कि ये हमारा ऐसा ड्रॉप होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों बनता है तो आपको पता है, एडिसिव फोर्स होने के कारण वो ऐसा ड्रॉप बनाता है। अब किसी में ज्यादा एडिसिव फोर्स होता है, सॉरी कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो स्फेरिकल बनता है। वो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट कैसे है, इसके पहले वही तो देखा हमने, शेप ऑफ मिनस्कस, है ना, तो उसके बारे में डिस्कस किया था हम लोग। अभी जो टेंशन है, एक बात सबसे और एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो हर चीज पे होता है। जैसे कि इस बोर्ड का और एयर, देखो ये बोर्ड है, इसके ऊपर एयर है, सरफेस टेंशन बच्चों, बोर्ड का ऊपर एयर का सरफेस। जैसे कि स्टाइल है मेरे घर में, इसके ऊपर एयर है, उसका भी है, बात समझ में। अगर पानी रहता, पानी का और एयर का, देखो पानी, घर में कोई बर्तन में पानी रखो तो पानी का और एयर का सरफेस टेंशन बच्चों इसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके इसमें डायग्राम दी वाली, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं भैया। ये सरफेस लिया है T1 सरफेस टेंशन, ये T2 बताऊंगा, टेंशन मत लेना, और ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल ये T3 लिखा है, ठीक है ना। और ये जो बच्चों ये एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो एंगल तो कैसे, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वही तो पढ़ रहे हैं ना भैया हम लोग, इसका तो पॉइंट है वो। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट गिनने का तरीका कैसे है, आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट पॉइंट पकड़ा मैंने, ये नंबर 1। दूसरी बात क्या पकड़ी थी हमने, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, टेंजेंट टू द फ्री, देखो टेंजेंट निकाला, ये देखो लिक्विड सरफेस को टेंजेंट निकाला, ठीक है ना, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस निकाला। बाद में बच्चों यहां पे तीसरा टेंजेंट टू द सॉलिड, ये देखो टेंजेंट टू द सॉलिड, और टूवर्ड द लिक्विड की तरफ होना चाहिए। इसके बीच में एंगल को हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया था, इसके डिफाइन भी हमने इसके पहले लेक्चर 4 नंबर के लेक्चर में डिस्कस किए। बात समझ में आ रही है कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले पॉइंट पकड़ना, कौन सा? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट पकड़ना है। बाद में टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री, ये लिक्विड का फ्री सरफेस टेंजेंट निकालो। दूसरा सॉलिड से टेंजेंट निकालो, या सॉलिड सरफेस भी बोल सकते हैं, या टेंजेंट टू द सॉलिड, क्योंकि एक ही चीज होती है। इन दोनों के बीच में क्या एंगल को आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा था, याद है? चलो तो आगे बढ़ना भैया, मुझे थोड़ा ये बातें करनी बहुत जरूरी थी। आप लोगों को सॉलिड समझ में आ गया। ये बच्चों है अपना लिक्विड, ठीक है, ये है लिक्विड नहीं, और ये है अपना एयर, ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीजें दी वाली है। आप लोगों के पास ये लिक्विड है, ठीक है, ये एयर है, एयर यहां पे भी निकाला तो चलता है। चलो पहले, सबसे पहले ये जो T1 बच्चों, T1 कौन है, T2 क्या है, और T3 क्या है, ये आना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो T1 कौन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। ये फोर्स है बच्चों, देखो क्या है ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट, या ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ऐसा बोलो, है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बोलो, मतलब आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, किसके बीच में है बच्चों? एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। बात समझ में आ रही भैया? ये फोर्स है, T1 फोर्स किसके किसके बीच में? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसका किसका? लिक्विड और ये सॉलिड नीचे, ये पूरा सॉलिड दिख रहा नहीं है लेकिन सॉलिड मैंने लिखा है सॉलिड, ठीक है, ये इंटरफेस है दोनों के बीच में, ठीक है। T2 कौन है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड एयर है, और ये सॉलिड, और ये नीचे सॉलिड है ना पूरा, ऊपर एयर है। तो कैसे लिखोगे यहां पे? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, कौन है बच्चों? एयर और सॉलिड, नीचे सॉलिड है, ये है सॉलिड इंटरफेस है, दोनों के बीच में का इंटरफेस है। T3 कौन है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, देखो T3 ये लिक्विड है और एयर है, मतलब कैसे लिखोगे? एयर और लिक्विड के बीच में का है, लिक्विड इंटरफेस है। समझ में आ रहा है? T1 सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है, लेकिन किसके? सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, ये एयर एंड सॉलिड, और ये एयर एंड लिक्विड, ऐसे तीन इंटरफेस है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मुझे ड्रॉप फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? सबसे मेन बच्चों यहां पे कंडीशन हो सकती है, एक ही कंडीशन मात्रा है, एक ही डायग्राम से समझ में आ रहा है, ये लिक्विड फॉर्म होने के लिए T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा लिखना पड़ेगा। बच्चों ये तो कंपोनेंट है ना T1 का। अरे अगर देखा जाए, अगर मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करूं, ये देखो, ठीक है, ये अपना T1 सॉरी, ये T2, ठीक है ना, ये है देखो T3, यहां पे एंगल बन रहा है, कोई शक? ये परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है, T3 का अगर देखा जाए तो ये देखो T3 के कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा है, ये T3 है ना, ये T3 के कंपोनेंट रिजॉल्व, ये वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। समझ में आ रहा है? वर्टिकली क्या होगा बच्चों? T sin थीटा होता है। अरे एंगल ये है ना, तो अपोजिट साइन मतलब साइन, और ये है T1, साथ में और कौन आ रहा है? T3 cos थीटा आ रहा है। नहीं समझे? अरे इस एंगल के मुझे ये T3 के कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, एक वर्टिकली T3 sin थीटा है T3, और ये T3 cos थीटा, और ये T1 ऑलरेडी इसके पास। तो मुझे एक ही कंडीशन है बच्चों ऐसी कि मुझे इक्विलिब्रियम करना है, तो T2 इज इक्वल टू, देखो ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो ही तो ड्रॉप फॉर्म होगा ना, T3 cos थीटा प्लस T1, कैसे भी लिखो, ऐसे लिखा तो भी चलता है। समझे बच्चों? इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए मैंने, ये बात समझ में आना, ये T1 है, ये T2 है, ये हमारा T3 है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए मैंने, तो मैंने बोला एंगल तो यहां है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां है, तो ये कंपोनेंट T3 sin थीटा, और ये हो रहा है T3 cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपोनेंट, ये रिजॉल्व किया मैंने, यहां पे लिखा है। समझे? अब देखो
क्या कर सकता हूं मैं? सिंपल सी बात है कि T2 माइनस T1, इधर आने के बाद माइनस T3 cos थीटा। मुझे cos थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, उससे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कौन सा ड्रॉप होगा, यहां पे एक्यूट एंगल तैयार होगा, एब्टूस होगा, जीरो एंगल होगा या स्प्रेड होगा। ये जो कंडीशन हमने इसके पहले जो कॉन्वेक्स मिनस है ना, मिनस जो बनाए हैं वो खाली सॉलिड के साथ है। बस डिफरेंस समझ में आ रहा है भैया? यहां पे सॉलिड के साथ बना रहा हूं बस, वहां पे लिक्विड एंड सॉलिड ऐसे पेयर में रहते थे। चलो, तो मेरे ख्याल से cos थीटा होगा यहां पे T2 माइनस T1, ये डिवाइड आने वाला था T3। ये मुझे यहां पे पहले मैंने थियोरेटिकली पढ़ाया था, अब पूरा की पूरा बच्चों में कैलकुलेशन बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने थियोरेटिकली नॉलेज दी थी, याद है ना? इसके पहले जो शेप ऑफ मिनस्कस जो है वो, लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड में ऐसे पेयर थे। अब यहां पे सॉलिड नीचे है, सॉलिड पे कोई ड्रॉप रखने से उसका कौन सा एंगल बनेगा? मतलब एंगल तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो बनेगा, ये बात तो सही है। देखो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कैसे निकालना है हम लोगों को, इसकी नॉलेज है, ठीक है ना? लेकिन ये नॉलेज नहीं थी अभी सॉलिड पे, मतलब हमारी जो स्टाइल है घर पे, उसके ऊपर ड्रॉप डालने से कौन सा एंगल तैयार करता है, एक्यूट एंगल, एब्टूस एंगल, उसके ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये लिक्विड है समझो, इम्प्योर वाटर है, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? केस नंबर फर्स्ट देखो, केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले काम करते हैं, मुझे इसका आंसर पॉजिटिव लाना है। क्यों भैया? बताऊंगा क्यों। देखो T2 इज ग्रेटर देन, पहले ये केस रख रहे हैं हम लोग, हमारे मन से कोई भी रख लो, है ना? T2 ग्रेटर देन T1, ओके? क्या होगा बच्चों? इसका मतलब T1 माइनस T2। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, T3 इनका सब्ट्रैक्शन से ज्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव लेना है मुझे या नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे 1 से तो बड़ी केस नहीं होगी ना। अरे कैसे बोला आपको? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 90 की 0, मतलब 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू लेना पड़ेगी मुझे। बात समझ में आ रही है? इससे ऐसी कंडीशन, इसको अगर ग्रेटर नहीं रखा तो वो केस कुछ अलग बनेगी मैथमेटिकली। मैथ्स तो आता है ना भैया। अगर इसको मैंने छोटा रखा तो न्यूमरेटर का आंसर बड़ा आएगा, बड़ा है तो एक केस पॉसिबल नहीं होगी। नहीं समझे भैया? ये जो है, ये ध्यान रखना, ये छोटा ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे 1 से छोटा नंबर चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। इसमें हम लोगों ने किया एक कंडीशन, तो आंसर 100% पॉजिटिव मिलेगा। देखो कि cos थीटा, इसमें T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T3। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, यहां पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिला है, समझो मेरे पास 20 और इसका मिला है 30 या 40 मिला है, समझो ज्यादा है ना। देखो इससे ज्यादा रखे, 0 0 कैंसिल, 1/2। अब आपको पता है cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? कब आती है पता होना चाहिए। 60 पे आती है मेरे ख्याल से, आती है ना? cos 30 sin 30 की वैल्यू है तो cos 60 की। हाँ, तो देखो पॉजिटिव आंसर थीटा, यहां पे हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भैया? पॉजिटिव मिलना। बहुत cos थीटा इज पॉजिटिव होना चाहिए। तब देखो cos थीटा जब भी पॉजिटिव रहा तो वो 90 से छोटा हो रहा है, मतलब यहां पे थीटा जो है ये लेस देन 90 है। तब बच्चों हमारे पास एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एक्यूट, या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो मिलेगा ये एक्यूट एंगल मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर हमने T2 ग्रेटर रखा, मतलब T2 ये जो एंगल है ये ग्रेटर रखा, देखो ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को, इसको ग्रेटर रखने से, इसको ग्रेटर रखने से ये एंगल जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है बच्चा, ये ग्रेटर रखने से ये एंगल मिलेगा एक्यूट एंगल। समझ में भी आ रहे? थ्योरेटिकली छोड़ दो, ये मैथमेटिकल छोड़ दो, थोड़ा सोचो। ये बड़ा तो ये छोटा होगा, और ये छोटा है लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड के सरफेस पे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं बच्चों। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा है मतलब एक्यूट एंगल है। खत्म किस्सा। मैथमेटिकली समझो और दिमाग लगा के समझो, दिमाग भी लग रहा है। ये बड़ा तो ये छोटा होगा, छोटा एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। अरे ये कौन सा एंगल है? लेकिन यही तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होता भैया, ये होता नहीं है। केस नंबर फर्स्ट, मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझी होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है?
ओके, मैं इस कंडीशन को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है। और चलो केस नंबर सेकंड, ठीक है, केस नंबर सेकंड केस पे देखो क्या कर रहा हूं भाई। केस नंबर सेकंड, इस पे लिखना है मुझे T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अभी बस समझो, मतलब बच्चों T1 माइनस T2 ये हमेशा ध्यान रखना है T3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये नंबर बड़ा ही होने से ही हमारा काम चलने वाला है। भले निगेटिव आने दो आंसर पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर कम हुआ तो ही हमारा इसका आंसर पॉजिटिव या निगेटिव मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसका मतलब ये T1 ग्रेटर है तो निगेटिव आंसर मिल रहा है। देखो ना, T1 ग्रेटर मतलब निगेटिव नंबर बड़ा है, T1 माइनस है ना, तो माइनस आंसर आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों हम लोग यहां पे अभी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है, ये सॉलिड है हमारा, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है भैया, और यहां पे हमारे पास है मर्क्यूरी होगा, श्योर होगा। देखो अब मेरी इतनी डायग्राम अच्छी नहीं आती है, तो ये एंगल, ये तो लिक्विड का एंगल है ना, ये थीटा होता है, समझे ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो देखो यहां पे T1 ग्रेटर है कि नहीं, अलग मार्क कर लेता हूं, एक मिनट। देखो ये जो एंगल है ये थीटा, देखो T1 ग्रेटर है, ये T1 ग्रेटर बड़ा है, T1 दिख रहा है यहां पे, ये T1 ग्रेटर है भैया, ग्रेटर बड़ा है ना ये T1, ठीक है, T1 ग्रेटर है, T2 छोटा है। देखो छोटे वाले को थोड़ा सा अलग पेन से निकाल रहा हूं मैं अभी। देखो ये T1 ये छोटा है, छोटा है ना, ये तो इंटरफ्रेंस, ठीक है ना, तो ये बड़ा है, मतलब बच्चों जिसका आंसर निगेटिव, मतलब cos थीटा जो है बच्चों, ये हमारे पास निगेटिव मिलेगा कि T1 बड़ा है, तो T1 को साइन निगेटिव है, ऐसे भी मान सकते हो आपको अगर ये मानना है तो cos थीटा इज निगेटिव, cos थीटा निगेटिव आ रहा है, अच्छी बात है। cos थीटा निगेटिव आना मतलब क्या है, आपको पता है cos 180 की वैल्यू -1 होती है, मतलब हम लोग 180 की तरफ जा रहे हैं, लग रहा है भी ये 90 से बड़ा है। देखो 90 तो ये होता है भैया, यहां से 90, अब इधर मतलब 180 की तरफ जाना है, मतलब वो एंगल 90 और 180 के बीच में, मतलब माइनस मतलब इसको एब्ट्यूस एंगल कहेंगे हम लोग। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होगा, एब्ट्यूस एंगल होगा बच्चों। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया, T1 को ग्रेटर माना है T2 से, ये कंडीशन लेकिन ध्यान रखना है भैया, नहीं तो हमारा सब आंसर बिगड़ जाएगा। हम लोगों को -1 0 +1 के बीच में ही वैल्यू मिली, cos होने का -1 0 और ये +1, इसके बीच में ही वैल्यू मिलने वाली, ये बात तो पक्की है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। cos 0 1 होता है, ठीक है ना, cos 90 0 होता है, और cos 180 -1 होता है, ये वैल्यू आपको आना चाहिए। देखो 0 की 90 180 ये वैल्यू ऐसी चेंज होती है, तो एब्ट्यूस एंगल बन रहा है और लग रहा भी है। देखो मैंने पहले कंडीशन में आपको बताया था कि θ2 ग्रेटर है, देखो ग्रेटर है, लग रहा था ये एंगल ग्रेटर हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ना है, तो ये एब्ट्यूस एंगल है। केस नंबर 3 बच्चों, केस नंबर 3 बहुत ही अच्छी कंडीशन है 3rd नंबर की। अब देखो मैंने बोला कि T2 - T1 इज इक्वल टू T3, समझे, पहले ग्रेटर मान रहा था मैं, क्योंकि मुझे एक तो आंसर पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये ग्रेटर रहा तो ही बनेगा ये तो। अब ये दोनों इक्वल रखे, इक्वल रख दो यहां पे, मतलब आंसर 1 मिलेगा, और cos थीटा 1 मिल रहा है, मतलब ये थीटा वैल्यू 0 है, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 है, अच्छी बात है। मतलब इस कंडीशन में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नियरली इक्वल है, मतलब वो एंगल नहीं है इसमें, जैसे कि प्योर वाटर, जैसे कि ये पूरा गिल्ला हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। ओके, कंडीशन नंबर 4, अब देखो ध्यान देना भैया, ये कंडीशन इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये ध्यान देना है। अब क्या बोल रहा है, T2 - T1 ग्रेटर देन T3, ये बड़ा है और T3 छोटा है, कंसिडर करते हैं कैसे। यहां पे एक कंडीशन है हमारे लिए, देखो cos थीटा ऐसे मान रहे हैं कि 20/10, तो 0 0 कैंसिल टू
तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। लिक्विड स्पीड जो स्प्रेड होगा यहां पे सॉलिड सरफेस पे, ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म, तो ये ड्रॉप ही फॉर्म नहीं होगा, ये ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये कहता है कि ये बड़ा है इससे, न्यूमरेटर बहुत बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब ये कंडीशन पॉसिबल इम्पॉसिबल है। मतलब यहां पे ड्रॉप ही नहीं है, पानी स्प्रेड हो चुका है पूरे सॉलिड सरफेस पे, इस पे पूरे सॉलिड सरफेस पे। बात समझ में आ रही? जिनको ये फार्मूला समझ में आ गया, केस नंबर फर्स्ट में बच्चों एक्यूट एंगल कैसे हो रहा है, सेकंड में एक्टिव एंगल, थर्ड कंडीशन तो आपको बता दी कि एंगल 0 कैसे आ रहा है, और फोर्थ कंडीशन जो है ये पॉसिबल इम्पॉसिबल, ड्रॉप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, ड्रॉप ही नहीं है वहां पे, समझे? अब इसके बाद में आपके बुक्स में 2.44 के पहले एक पढ़नी है हम लोगों को चीज, फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने अभी बता दिया, ठीक है, लेकिन क्या ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे कौन से फैक्टर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कौन कौन से कर सकते हैं, जो कि आपके इसमें पॉइंट दिया है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट वाला है आपके बुक्स में बच्चों सी नंबर का। चलो बात करते हैं सी नंबर पे पॉइंट पे, बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपने सॉलिड और लिक्विड कौन सा लिया है, सॉलिड और लिक्विड। बच्चों मुझे बताओ, ये जनरल केस थी, यहां पे अगर मैं एक काम करूं कि यहां पे मर्क्यूरी ले लो, तो देखो तो कोई सी फोर्स ज्यादा होता है मर्क्यूरी में, सर पे टेंशन ज्यादा होता है कि नहीं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हुआ कि नहीं, यहां पे हो रहा है 90 से बड़ा, थीटा इज ग्रेटर देन, है ना, 90 से बड़ा होगा एंगल। अगर मैंने यहां पे इम्प्योर वाटर लिया तो थीटा इज लेस देन 90, समझे? मतलब लिक्विड और सॉलिड सरफेस, ये सरफेस कैसा लिया आपने, ग्लास लिया, स्टाइल हमारे घर पे जो फर्श रहती है वो ली, वुड लिया, आयरन का टुकड़ा है, किस पे कर रहे, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड के सरफेस के ऊपर डिपेंड है। पहला पॉइंट, द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है, द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस कौन सा लिया वाला है इसके ऊपर निर्भर करेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात है बच्चों यहां पे सबसे मेन, इंप्यूरिटी। बच्चों इंप्यूरिटी के लिए एक स्पेशल सोल्यूबल, इनसोल्यूबल और मेरे ख्याल से और एक आपके पास है, और टेम्परेचर, ये इसका पॉइंट डिटेल में डिस्कशन करने वाले। लेकिन इंप्यूरिटी ऐड करने से, कौन सी इंप्यूरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में। मतलब अगर आपने पानी में मैंने शक्कर डाल दी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, चिपकता पानी है ना, मतलब पानी के मॉलिक्यूल खींचते एक दूसरे को, ठीक है। वही डिटर्जेंट पाउडर डाला तो सरफेस टेंशन डिक्रीज भी होता है, मतलब इसको कहते हैं इंप्यूरिटी। और इंप्यूरिटी के लिए बच्चों ओरिजिनल जो पानी होता है, जो बारिश की पानी होती है वो पकड़ो, या डिस्टिल वाटर, हम लोग जो पानी पीते हैं ना मिनरल वाटर, वो भी प्योर वाटर नहीं भैया, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। हम लोग जो बिस्लरी का पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। डिस्टिल वाटर जो इंजेक्शन में भरते हैं, पता है ना आपको, सिरिंज में भरते हैं, वो डिस्टिल वाटर होता है, वो वाटर बच्चों प्योर वाटर है, ठीक है। तो इंप्यूरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन पे इफेक्ट होता है, सरफेस टेंशन चेंज होता है। ये इंप्यूरिटी प्रेजेंट लिक्विड चेंजेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका चेंज होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। मतलब अगर इसमें पानी था, प्योर पानी, अगर ग्लास में रखोगे तो प्योर पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है आपको 0 मिलता है। अगर जो बारिश का पानी आता है वो ग्लास में पकड़ा तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका 0 होता है, ठीक है, प्योर वाटर का। लेकिन वही पानी में नमक डालो, सॉल्ट NaCl डालो, देखो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है भैया, ठीक है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर इसी में आपने डिटर्जेंट पाउडर, तो देखो इसका फेस ऊपर आता है, देखा होगा आपने,
है ना, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। मतलब इंप्यूरिटी ऐड करने से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस होता है, समझे। थर्ड वन पॉइंट है बच्चों, टेम्परेचर। क्या 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 क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज करने से भी हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। कैसे? आप लोगों ने गैस के ऊपर दूध रखो, दूध को टेम्परेचर दे दो, तो देखो दूध उबलना लगता है, बॉइल्स होता है कि नहीं? तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा बच्चों। मतलब टेम्परेचर देने से भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। ये बात आपको दिखाई तो दे रहा भैया? नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है, आपको ना दिखाई दे, ऐसा ना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब नेचर लिक्विड और सॉलिड, इसके ऊपर डिपेंड है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो दिख रहा है एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, ठीक है। दूसरी बात, इंप्यूरिटी ऐड करने से इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। फिर वो कौन सा लिक्विड में क्या डाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है। टेम्परेचर चेंज करने से भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पॉइंट देखने वाले अभी कि इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर, सरफेस टेंशन। बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले, आपके बुक्स में जो पॉइंट वाला है 2.44, ठीक है। मतलब पेज नंबर है आपका 39, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। मतलब इनका कहना है सरफेस टेंशन पे इंप्यूरिटी कुछ ऐड करने से इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज डिग्री जो भी करना है उससे भी हमारा सरफेस टेंशन पे कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें ए नंबर का, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी। देखो, जो इफेक्ट इंप्यूरिटी का वो तीन तरीके से हो सकता है, तीन सब्सटेंस से हो सकता है। एक है बच्चों सोल्यूबल सब्सटेंस, इंप्यूरिटी एक हो सकती है सोल्यूबल की। जो दूसरी हो सकती है बच्चों, जो स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस हो सकता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल क्या होता है बताऊंगा बच्चों, सब्सटेंस, ठीक है। और जो थर्ड वन है ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। कैसे बच्चों? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये तीन है बच्चों। मतलब इंप्यूरिटी तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं हम लोग कोई लिक्विड में। एक होती है सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, और तीसरी जो बच्चों यहां पे स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके ऊपर सोल्यूबल के ऊपर बात करेंगे। सोल्यूबल इंप्यूरिटी ऐसी इंप्यूरिटी बच्चों जो लिक्विड में ऐड करने से, आई विल रिपीट, लिक्विड में ऐड करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज होना। कब बच्चों? सोल्यूबल इंप्यूरिटी ऐड की तो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे कि आपके पास सॉल्ट हो सकता है, NaCl बोलते हैं आप लोग, है ना, NaCl, या शुगर हो सकती है, शक्कर भी डालो, देखो पानी घना बनता है, और इससे भी बनता है। बच्चों इसमें क्या होता है, कोई सी फोर्स बढ़ता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोई सी फोर्स जिसमें ज्यादा उसका सरफेस टेंशन ज्यादा, या सरफेस टेंशन मतलब खुद का मिनिमम एरिया करना चाहता, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते, वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट होना, मतलब लिक्विड सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होना, उसको कोई सी फोर्स बोलते हैं। तो अट्रैक्ट करते बहुत ज्यादा, उससे सरफेस टेंशन क्या होगा? क्या क्यों हो रहा है? अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे बहुत जोर से, सरफेस एरिया कम होगा। हम लोग वही तो बोलते हैं, सरफेस एरिया जिसका कम उसका सरफेस टेंशन ज्यादा। तो सोल्यूबल सब्सटेंस कोई लिक्विड में ऐड करने से, जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट का हो सकता है, शुगर हो सकता है, उससे सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज होगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ इसमें एक बात है, यह समझ में नहीं आता भैया कि इसमें क्या हो रहा है, मतलब कौन सी इंप्यूरिटी ऐड की, शक्कर की, नमक क्या है, क्या क्या समझ में नहीं आता है। जब तक हम लोग उसकी टेस्ट ना ले तब तक कुछ समझ में नहीं आता। इनमें समझ में आता है। देखिए, देखने वाले हम लोग, देखो स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस में एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम लोग ऐड करते हैं, मेरे ख्याल से फेनॉल करते हैं, है ना, जो फेनॉल है उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना, फेनॉल है, या डिटर्जेंट पाउडर है। अब मुझे इसमें क्या होता है बच्चों, स्प्रिंगली सब्सटेंस जो सोल्यूबल सब्सटेंस है, यह ऐड करने से उसका कलर चेंज होता है। क्या चेंज होता है भैया? कलर चेंज होता है। जैसे कि फेनॉल डाले तो आपको पता है ना, अलग कलर बनता है। डिटर्जेंट पाउडर
तो व्हाइट जैसे कलर आता है, इसको पता है ना, डिटर्जेंट पाउडर अपन जो निरमा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सरफेस टेंशन बच्चों लेकिन डिग्रीज होता है। सरफेस टेंशन इसका डिग्रीज, नीचे आ रहा हूं मतलब डिग्रीज होना, डिक्रीज होता है मतलब क्यों होता है बताऊंगा मैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखो डिटर्जेंट पाउडर डालो और उसको पानी में अपने हाथों से ऐसे 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 करो, देखो उसका फेस ऊपर 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 आता, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। एरिया बढ़ रहा है ना, जब एरिया बढ़े तो सरफेस टेंशन डिक्रीज, एरिया कम हुआ तो मिनिमाइज हुआ तो सरफेस टेंशन इंक्रीज। तो इसमें क्या हो रहा है, उल्टा अपना जो एरिया था बढ़ रहा है, उसका जो सरफेस का एरिया है बढ़ रहा है ना, ऊपर 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 आता है, आपने देखा होगा सोप सॉल्यूशन, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। किसमें, स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस। इसमें फेनॉल का एग्जांपल दे सकते हो, है ना, और भी दे सकते हो डिटर्जेंट पाउडर, है ना। इससे एक बात है बच्चों, ये कैसे, ये हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि ये स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है, कैसे कलर चेंज होता है इससे। थर्ड वन, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि मैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस में ऑयल लूंगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन इसमें भी डिक्रीज होता है भैया, सरफेस टेंशन इसमें भी डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है बच्चों, इनसोल्यूबल में हम लोग इसको ने क्या अलग कर सकते हैं मैकेनिकली, हाँ केमिकली नहीं कर सकते लेकिन मैकेनिकल कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल को और वाटर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोटिंग करता है ना ऑयल। तो बात समझ में आ गई आपको। इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी मतलब ऐड करना, कुछ डालना, लिक्विड में कुछ डालना, जैसे कि पानी में दूध डालना, दूध में पानी डालना, वही ये होगी इंप्यूरिटी, कुछ डालना, ऐड करना, समझ में आ रहा है। उससे सरफेस टेंशन हो सकता है इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। वो कौन सा सब्सटेंस है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल है या स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है, इसके ऊपर निर्भर करने वाला है कि आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज। जैसे सोल्यूबल डालोगे तो इसमें सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, जैसे कि सॉल्ट का एग्जांपल, शुगर का एग्जांपल, ऐसे चीज डालने से उसकी इंप्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज। स्प्रिंगली करोगे तो बच्चों सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, जैसे फेनॉल डिटर्जेंट का एग्जांपल। ये क्यों करते बच्चों, हमारे फायदे के लिए करते। जैसे कि आपने देखा होगा कपड़ा, जैसे कि कपड़ा है हमारा, कपड़ा ऐसे धागे होते, ये धागे अपने कपड़े के धागे, ठीक है, ये कपड़े के धागे, ओके, ये ऐसे। इसमें क्या होता है बच्चों पता है, जब भी इसका सरफेस टेंशन, देखो वैसे पानी, सादा पानी डाला तो भी कपड़े अच्छे निकलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा निकलेंगे नहीं, लेकिन हमने अगर डिटर्जेंट पाउडर डाला तो डिटर्जेंट पाउडर डालने से उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, मतलब मॉलिक्यूल दूसरे एक दूसरे से दूर भागेंगे और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल तैयार होंगे। फिर वो छोटे मतलब वो स्पीयर नहीं होंगे, छोटे मतलब सरफेस टेंशन बढ़ने से स्पीयर बनता है ना, मतलब स्पीयर बनता है, वो स्पीयर नहीं बनेगा तो इसके अंदर जाएगा पानी, और अंदर कौन है बच्चों, डस्ट, कपड़े के अंदर डस्ट होते हैं। ये जो धागे होते हैं ना ऐसे ऐसे छोटे, ये देखो धागे तो दिखाई नहीं दे रहे आंखों से, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे, अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाए, बिखर जाए, तो इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर से जाके उधर के साइड में, देखो इस साइड से जाएंगे, वो साइड से निकलेंगे, और साथ में कुछ को लेके आने वाले हैं, ये डस्ट पार्टिकल को बाहर लेके आएंगे उधर से। वो बोलेंगे चलो मेरे साथ भैया, अब यहां क्या है, आपका काम नहीं इधर, चलो मेरे साथ। कब हो रहा है, हाँ, इसलिए बच्चों हम लोग यहां पे स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस में, मतलब जैसे डिटर्जेंट पाउडर जैसे डालने से हमारे कपड़े अच्छे धो के निकलते हैं। क्यों, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, दूर रहे तो अंदर जाएंगे, अंदर गए तो उसके बाहर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको बाहर निकाल पाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे अभी। किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे कि सरफेस टेंशन, टेम्परेचर से क्या क्या होने वाला है। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। क्यों, कुछ में होता नहीं, मैं बताऊंगा। टेम्परेचर बढ़ गया, सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों, मुझे बताओ बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब उस मॉलिक्यूल को एनर्जी देना, मतलब जैसे कि यहां पे जार रखा है मैंने, नीचे से मैंने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दिया तो ये पानी उबलने लगेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो ये पानी को, पानी के अंदर
जो मॉलिक्यूल्स, इसको काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और वो इसके कारण, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव करेगा, दौड़ेगा। मतलब जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसका अट्रैक्शन ही कम हो गया ना भैया। किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भाग रहे अभी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे, दूर दूर जाएंगे। जैसे कि पानी की बाफ होते, तो देखो एक ग्लास पानी लो, एक रूम भर के हम लोग इसकी गैसेस कर सकते। क्यों? क्योंकि दूर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। मतलब वो तो नजीक नजीक आ रहा है। सरफेस टेंशन क्या कहता है? मॉलिक्यूल्स नजीक आना चाहिए, सरफेस कम होना चाहिए। ये तो सरफेस बढ़ा रहा है, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी मिलने से दूर भागेंगे। दूर भागे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज। सरफेस टेंशन बढ़ना मतलब क्या? सरफेस को कम करना, इसको सरफेस टेंशन कहते थे हम लोग। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है भैया? टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है बच्चों? जैसे कि हर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं हम लोग इसको। क्या नाम दिया वाला है आपके बुक्स में? क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है सर? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है बताओ? क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों, जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो। मतलब हर लिक्विड का नेचर अलग है। देखो आपको पता है मर्क्यूरी का, Hg का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है बच्चों। कितना है? 0.43 कुछ तो सम। वाटर का अगर हमने देखा तो लिक्विड वाटर के लिए मेरे ख्याल से 0.0727 ऐसा कुछ तो है। मुझे बताओ, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सॉरी सरफेस टेंशन है, तो इसको टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। मतलब जिस टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन जीरो होना चाहिए, फिर लिक्विड का भी जीरो होना चाहिए। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। जिस टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन उस लिक्विड का जीरो हो, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको दिया है, जैसे कि ओरिजिनल लिक्विड नहीं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिवाइस है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर होते भैया हर किसी के। जैसे कि मर्क्यूरी को अलग टेम्परेचर देने से जीरो होगा, मतलब इसके लिए होगा 137, जो भी टेम्परेचर होगा। इसको होगा समझो 20 डिग्री दे दिया तो इसका सरफेस टेंशन जीरो हो गया। तो वो टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कहा। बच्चों हमने क्या पढ़ा है? टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। लेकिन 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 ध्यान देना है, हमारे पास एक एग्जांपल है आपके बुक्स में कि सरफेस टेंशन ऐसी भी चीज है जैसे कि मेल्टन कॉपर है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ता है, ठीक है। और भी ऐसे कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैंने मेल्टन कॉपर का लिया कि जैसे कि मैंने बताया आपको, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। एक ऐसा भी एक दो एग्जांपल आपको बुक्स में मिलने वाला है। समझ में आ गया भैया? तो ये था हमारा आज का इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन। इसके पहले भी आपको सॉलिड सरफेस के बारे में पढ़ाया था मैंने, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे थे एक्सेस प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये था अपना ये टॉपिक। बाद में प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका इक्वेशन क्या होगा, क्या कैलकुलेशन होंगे, डिटेल में बात करेंगे। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।